everyone. Today we continue our chapter probability and today we discuss exercise 15.1 from the question number 22 and onward. क्योंकि previous lecture में हमने 21 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे और now we are moving to another question. क्वेश्चन किस तरह से है आप देख लीजिए बहुत ध्यान से. Two dice, one blue and one grey are thrown at a same time. In short, हमने दो डाइस को एक ही टाइम पे रोल कर दिया. Then complete the following table. Event has sum of two dice, and here these are the different type of sums we are obtaining when we tossing a die. And this is the second part. बाद में बात करते हैं इसकी. तो as it is clear that कि जो total number of possible outcomes बनेंगे जब हम दो डाइस को रोल करेंगे वो बनेंगे 6 की पावर टू 36. हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब बेसिक सीखा तो ये डिस्कस हुआ था कि इन द केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी जब भी हम दो डाइस को रोल करते हैं तो 6 की पावर 2 फॉर्मूला बनता है क्योंकि 6 की पावर n उसका बेसिक रूल है और हमें 36 आउटकम मिलेंगे और वो 36 आउटकम्स होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. So here we are getting the result when we have a 1 on our first die and 1 2 3 4 5 6 as on its second die. Then it may be 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. Then you need to remember 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. In a very same manner, we are going for 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, and then after that it is 5 1 5 2. आपको याद होगा ये सभी केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे जब हम इसके बेसिक इंफॉर्मेशन सीख रहे थे. टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स which we have when we roll two dice at a time, and in the end when you make a simplification here you can easily observe that कि मुझे मिल गई ये respective 36 outputs. तो there are 36 outputs जो यहाँ पे डिफाइन किए गया है इस तरह से कि अब अगर हमारी पहली डाई पे 1 आया तो दूसरी डाई पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, पहली डाई पे 2 आया है तो दूसरी डाई पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, and so on. And in the total we are getting these 36 results. Now we have to plan and simplify our question here when we have a event. Event means sum of two dice. तो यहाँ पे event है क्वेश्चन के अंदर, sum obtains on two dice. तो अगर हम यहाँ पे sum की बात करें, इन dice पे हमारे sum की बात हो रही है तो प्लीज रिमेंबर दैट यहाँ जो सबसे मिनिमम सम आएगा वो 1 1 आएगा, दैट इज 2, और जो सबसे बड़ा सम आएगा वो 6 + 6 12 आएगा. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मिनिमम सम 2, मैक्सिमम सम 12 आ रहा है. तो वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन हियर एंड द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू कंसीडर हियर एज द सम ऑफ टू डाइज इज 2. जब हमारी दोनों डाई पे सम 2 आएगा तो एज वी नो डैट कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गिनूंगा कि फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं और कितने हैं. तो हियर द फेवरेबल आउटकम्स आर, देखते हैं किसका सम 2 2 आएगा. देयर इज ओनली वन पेयर, तो फेवरेबल आउटकम्स आर 1, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है, इसलिए जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑन sum of two dice, sum on two dice as 2 is 1/36. तो इस तरह से हमारे को हमारे क्वेश्चन के पहला पार्ट का आंसर मिल गया कि दोनों डाई पे जो सम आ रहा है वो 1/36 आ रहा है. तो वी गेट द रिजल्ट ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट है. तो टेबल कंप्लीट हुआ, पहला वैल्यू आ गई, दैट इज 1/36. नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकेंड पार्ट, दैट इज इवेंट मानते हैं, इवन मान लेते हैं, सम ऑन टू डाइज एज 3. तो हमारे को यहाँ पे अब सम 3 चाहिए. सो टू ऑब्टेन दैट सम हियर एज 3 we need to decide that pairs. So when you check the pairs carefully, it is 1 2, then the sum as 3 is 2 1.
So we have only two pairs here. So favorable outcomes are 2. Total possible outcomes are 36. So when we plan for the probability of this part, FO upon TPO, it is 2 by 36. The result we are getting from it is 1 by 18. तो जो सेकेंड रिजल्ट आ गया मेरे पास वो 1 by 18 आ गया, क्योंकि इसमें मुझे मिले दो बेसिक केसेस। अब पहुंचे हम थर्ड केस पे। When you think about the third case, E2 मान लिया, sum on 2 dice as 4. इस बार हम लोग 4 के सम की फाइट करेंगे। Now we need to check the pairs where the sum of the dice are 4. तो 1 और 1 का सम 2 था, वो पहले आ गया। 1 2 का सम 3 था, वो सेकंड केस में आ गया। 1 और 3, 1 3 इज द वन पेयर जिसका सम 4 है। फिर उसके बाद 2 2 इज द सेकंड पेयर जिसका सम 4 आ रहा है। 3 1 इज द थर्ड पेयर जिसका सम 4 आ रहा है। तो लॉजिकली सोचो तो पहले में एक आउटपुट आया था, इसमें 2 आ गए और इसमें अब आ गए टोटल आउटपुट्स 3। तो फेवरेबल आउटपुट्स 3, टोटल पॉसिबल आउटपुट्स इज 36। एज अ रिजल्ट जब हम इस प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, it is 3 upon 36, that is only 1 by 12। तो आप देख सकते हैं बेटा ये 1 by 12 है। सो द पॉइंट टू बी रिमेंबर है, इसमें एक ही केस आया था, इसमें 2 केस आए, इसमें 3 केस आ गए। नाउ वी आर मूविंग टू अ पार्ट नंबर 4। हियर वी हैव टू टेक E3, और E3 मींस सम इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑन 2 die as 5। पूरा लिखना चाहो लिख देना, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑन 2 dice as 5। अब मुझे वो पेयर्स देखने हैं जिनका सम 5 आ रहा है। तो एज वी हैव टू चेक एंड डिसाइड कि कितनों का सम 5 आ रहा है, उसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट करेंगे तो दिस इज 1 4 2 3 3 2 4 1। तो दीज आर दी 4 कंडीशंस, 4 पेयर्स जिनका सम 5 आ रहा है। तो 1 2 2 3 3 2 4 1। तो एज अ रिजल्ट when you simplify it, इसका जो फेवरेबल आउटपुट है वो तो 4, टोटल आउटपुट इज 36, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ गई 4 upon 36 which will give you a value as 1 by 9। तो मुझे इससे नेक्स्ट टेबल की वैल्यू मिल गई 1 by 9। तो इस तरह से हम 1 by 1 सभी पेयर्स को देखते हुए चलेंगे, सभी रिजल्ट्स को निकालते हुए चलेंगे, और इन द एंड उन सबकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं, देन वी मूव टू अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आल्सो। इन द क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ आवर एनसीईआरटी हमने 2 डाइस को रोल किया था, इसलिए कंफर्म हो चुका था कि उसमें 36 केसेस बनेंगे। उन 36 केसेस के आउटकम्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 अप टू 6 6 तक बन जाएंगे। और एज अ रिजल्ट हम लोगों ने फिर 1 by 1 इवेंट्स को ऑब्टेन करा और उनके अकॉर्डिंगली आंसर निकालने शुरू कर दिए। अब सम एज 6 हियर। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द सम एज 6। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए एक चीज, एक टर्म लिख देता हूँ जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगी। ये वैसे पूछी नहीं है इन्होंने, ये FO है। FO मींस फेवरेबल आउटकम्स। पहले केस में फेवरेबल आउटकम आया था 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। अभी मेरे को सम एज 5 तक चले और 1 2 3 4 रहेगा। ये याद करने में आसान हो जाएगा, चीजों को सोचने में आसान हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, and here we are going to find out the result of fifth part, and here the fifth part is to obtain this sum as 6. So here we can say that let E4 be the event of getting sum on 2 dice as 6। तो ये पूरा तरीका ऐसे है। फिर आपको अब इसके अंदर कंक्लूजन लिखने हैं कौन कौन से पेयर 6 देंगे। तो ये है 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। तो इस तरह से हम बहुत आराम से ढूंढ लेंगे कि देयर आर, जो FO आ गया वो 5 आ गया है, जो TPO आ गया वो 36 आ गया है, इसलिए इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई है वो 5 upon 36 आ गई है। तो यहाँ पे मुझे मिला कि फेवरेबल आउटकम तो 5 है और ये 5 by 36 है। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ कि आप ये गलत फहमी ना पाल लो कि ये FO ऐसे ही भरते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं होगा, इसलिए ध्यान देना। इसलिए एक एक स्टेप को सोच समझ के लिखना। देन बेटा वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो। जैसे मैंने सम 6 निकाला, उसके रिजल्ट 5 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5 by 36 आ गई। अब हम पहुंचे आगे और फाइंड आउट करते हैं रूल नंबर 6।
इन विच लेट कर लेते हैं जो इवेंट है F5, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सम ऑन 2 डाइज एज 7। तो अब हम पहुंचे सम एज 7 पे। तो 7 के पेयर देखते हैं अगर हम यहाँ पे ध्यान से, तो इट इज 1 6 एज द वन पेयर, 2 5 एज द सेकेंड पेयर, 3 4 एज इट्स थर्ड पेयर, 4 3, देन 5 2 एंड देन 1 6। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स मिले वो 6, टोटल पॉसिबल आउटकम 36, इसलिए उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ गई 6 अपॉन 36, विच मीन्स 1/6। तो हियर यू आर सिंपली से कि ऐसे 6 पेयर है जिनका सम यहाँ पे 7 आएगा और इसकी जो पॉसिबिलिटी है 1/6 आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अवर रिजल्ट। इसी तरह से हम 7 केस पे चलते हैं और 7 केस में जो मुझे सम चाहिए वो है E6 एंड E6 मींस सम ऑन 2 डाइज एज 8। अब हम सम एज 8 पे आ गए। अब 8 के लिए ध्यान से सुनना है क्योंकि 1 6 का सम तो 7 था, तो 8 आएगा 6 2 से 2 6 से 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो अब आप ध्यान दो, इस बार जो फेवरेबल आउटकम्स है एज कंपेयर टू लास्ट कम होने शुरू हो गए और अब जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 5/36 आएगी। तो यहां से कंफर्म हुआ कि इस बार फेवरेबल आउटकम 5 और उसकी पॉसिबिलिटी 5/36। तो पहले तो हमने देखा फेवरेबल आउटकम इंक्रीज हो रहे थे 6 का, नाउ द टाइम्स कम जब ये डिक्रीज होने शुरू हो गए। ऐसे 8 केस बनेगा E7 जिसमें हमारे को सम चाहिए सम ऑन 2 डाइज एज 9। ये तो E1 E2 E7 तो नंबर ऑफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सम एज 9 चाहिए, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ 3 6। यहां देखो भाई 8 तक यहां गया ना, 3 6, देन हियर इट इज 4 5, then we have 5 4, and then after that we have 6 3। so there are only 4 possible outputs out of total possible outputs are 36, इसलिए जो इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ गई 4/36, 1/9 आ गई। तो एज इट इज क्लियर दैट कि अब फेवरेबल आउटकम्स एक एक करके डाउन होने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से हमने अभी निकाले सम एज 6, सम एज 7, सम एज 8, सम एज 9, उनके रिस्पेक्टिव पेयर्स को कॉपी करा, फेवरेबल आउटकम्स काउंट करे, टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड किया एंड वी आर नाउ मेकिंग द रिस्पेक्टिव टेबल विद द हेल्प ऑफ दैट रिजल्ट वी हैव हियर। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला सम जब 9 थे तो ऐसे 4 आउटकम्स थे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इवेंट पे और अब जो नेक्स्ट इवेंट है वो है गेटिंग अ सम एज 10। तो हियर यू नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज आउटकम्स एज 10। तो देखिए वो कैसे निकालना है, हमारे को ध्यान देना है अब आपको थोड़ा सा। देखो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछे जा सकते हैं, सम, प्रोडक्ट, डपलेट, ये सब बातें होगी अभी धीरे धीरे। अभी फिलहाल हम लोग मूव कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं सम एज 10 पे। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा लेट अ पार्ट नंबर इज दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8। तो वी आर मूविंग टू अ 9 पार्ट। लेट E7 be the event of getting the sum on 2 dice as 10। तो 10 चाहिए मुझे सम, और 10 किस किस का सम आ सकता है अगर ध्यान से देखें तो दिस इज द फर्स्ट आउटकम दैट इज 4 6। 4 6 का सम 10, फिर 5 5 का सम 10, फिर 6 4 का सम 10। तो वी आर जस्ट हैविंग अ फेवरेबल आउटकम्स एज 3, टोटल आउटकम्स एज 36। तो जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ गई वो 3/36 आ गई, मींस 1/12 आ गई। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिला मुझे सम एज 3 वो 1/12 आ गया। तो आप बहुत आराम से ये चीज सोच सकते हो और इवन आप ट्रिक की फॉर्म में याद भी रख सकते हो कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है पहले 2 3 4 5 6 तक इंक्रीज हुए, फिर 5 4 3 2 1 से डिक्रीज हो गए हैं। इसी तरह से हम पहुंचे नेक्स्ट वाले पे E8 बी द इवेंट, लिख लीजिएगा प्रॉपरली, बी द इवेंट वेयर द सम ऑन 2 डाइज एज 11। सम एज 11 के लिए दो ही पेयर बनेंगे 6 5 एंड 5 6। बिकॉज ऑफ दैट जो इसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 2/36, 1/12, 1/18 आ गई
and the last we are having in this is E9, sum on 2 dice as 12। अब की बात सम 12 चाहिए, तो अगर मुझे सम 12 चाहिए और ऐसा करने पे सिर्फ एक ही पेयर आएगा, तो वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 1/36। तो इस तरह से बेटा इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये 1/18 एंड दिस इज 1/36। तो माय डियर स्टूडेंट, वी आर गेटिंग द रिजल्ट हियर एज वी कंप्लीटेड द फर्स्ट टेबल, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो मुझे उम्मीद है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, विद द हेल्प ऑफ दिस होल सैंपल स्पेस दैट इज 36 पॉसिबल आउटकम्स, we are in a position to obtain the sum on 2 dice as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 12 तक का जो सम आ रहा है उसके रिस्पेक्टिव पॉसिबल आउटपुट्स आ रहे थे, फेवरेबल आउटपुट्स आ रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। This is the way to remember it. Then we get the respective probability of each and every output here. तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पहले सेकंड पार्ट की। जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसमें क्या एक बच्चे ने टीचर से आर्ग्यू किया कि ऐसे 11 पॉसिबल आउटकम्स है, ये 11 आउटकम्स है, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो दीज आर 11 डिफरेंट आउटकम्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्योंकि ये 11 आउटकम्स है, 11 डिफरेंट आउटकम्स है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 क्यों नहीं है? क्या हम उसके साथ एग्री है या हम उसके साथ एग्री नहीं है? तो वो बच्चा कहना चाह रहा है कि जब इनका सम, ये 11 डिफरेंट सम आ रहे हैं, देयर आर 11 डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स इन अवर लिस्ट, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं तो मेरी किसी भी रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी 1/11 है नहीं। तो क्या हम उस बच्चे के साथ है या नहीं? तो हम लिखेंगे नो, वी डू नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इन्होंने कहा जस्टिफाई भी करो, बिकॉज द occurring of all these events are not equally likely outcomes। तो हम लोगों ने सीधा सीधा एक बात रखी अपने मन में कि हम उस बच्चे के साथ एग्री नहीं है, क्योंकि जो ये इवेंट्स अकर कर रहे हैं, जो ये इवेंट्स अकर कर रहे हैं एज द सम ऑफ द नंबर्स टू डाई, वो इक्वली लाइकली नहीं है। कोई सम एक बार आ रहा है, कोई सम 2 बार आ रहा है, कोई सम 3 बार आ रहा है, 5 बार, 4 बार, 6 बार। तो इसलिए जब सभी सम के आने की चांस बराबर नहीं है, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी कैसे बराबर हो सकती है? इसलिए हम लोगों को उसके आर्गुमेंट को यहाँ पे क्या कर दिया है, मना कर दिया कि वो बच्चा गलत कह रहा है, क्योंकि उस बच्चे का आर्गुमेंट इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि ये सब इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो इस तरह से आज हमने 18 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस किया, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चन था। वो तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। अब मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी कॉमन बातें शेयर कर लेता हूं। एक नोट लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछ लेते हैं डपलेट्स बताइए। तो डपलेट्स मींस, डुप्लीकेट्स बोलो या डपलेट्स बोलो, बात एक ही है, डपलेट्स। डपलेट्स मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। So this is the way to remember that doublets are those pairs, those outcomes जिसमें पहला और दूसरा नंबर बिल्कुल सेम होगा। तो when we think about the list, there are 6 doublets present in it। तो यहाँ पे doublets present है। उसके अलावा अभी हमने जो देखा था नोट में, सबसे पहले नोट में कि सम पूछा जाता है, वो तो हम डिस्कस कर चुके। कई बार ये प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं। तो प्रोडक्ट बताओ, मिनिमम प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहां जो सबसे छोटा प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा, दैट इज 1 1। और सबसे बड़ा मैक्सिमम जो प्रोडक्ट निकलेगा इस लिस्ट में, दैट इज 36, दैट इज 6 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब भी कभी इसके प्रोडक्ट के लिए फाइट करेंगे, तो जैसे सम में तो इनके पेयर्स को ऐड करना होता है, प्रोडक्ट में इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। एक और ट्रिक, ये जो हमारे पास सम की लिस्ट है, सम ऑन 2 डाइज, जो हमारे पास लिस्ट है, हम इसको इस टेबल से भी याद कर सकते हैं। देखो आपको करना क्या है, यू नीड टू जस्ट ड्रॉ दिस ट्राइंगल। एक इस तरह से लाइन बना लिया। हियर यू विल से दैट सम, हियर यू आर सेइंग दैट existence, number of
अकरे कि वो कितनी बार अकर करेगा। एंड हियर वी स्टार्ट विद 1 2, 1 तो किसी का सम होगा ही नहीं बेटा, तो वी हैव टू स्टार्ट विद 2 3 4 5 6, दिस इज 7। 7 इज द वन ऑफ द सम जो बिल्कुल मिडल में आएगा। 8 9 10 11 12, तो दिस इज द वे टू रिमेंबर दिस रिजल्ट इन अनदर मैनर। हमने क्या किया, इधर तो सम लिख दिया, इधर नंबर ऑफ अकरिंग लिखे गए। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम सम रखा 2, मैक्सिमम सम रखा 12। तो सम जो चलेगा 2 3 4 5 6 तक जाएगा, फिर 7 एंड 9 से डिक्रीज होगा। और यहाँ जो नंबर आएगी वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो ये वही टेबल की फील दे गया जो मैंने यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स लिखे थे। तो दिस इज द वे टू रिमेंबर दिस ट्रिक कि 2 3 4 5 6 7 तक ऊपर जाएगा, फिर गिनना शुरू होगा 8 9 10 11 12, क्योंकि आप देखो तो ये 11 नंबर थे और 11 में मिडल मोस्ट था 7, बिल्कुल बीचों बीच था 7। तो 2 3 4 5 6 तक पहुंचे, फिर 7 मिडल मोस्ट, देन इट्स डाउनवर्ड। और इस तरह से जब हमने इसे ध्यान दिया तो जो काउंटिंग चलेगी अकरेंस की 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। तो इस तरह से हम इस टेबल को सम ऑफ द नंबर्स को याद कर सकते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में जैसे भी ये टेबल यूज होगा, जैसे भी ये क्वेश्चन यूज होगा, बहुत प्रॉपर्ली सीखेंगे और आराम से इसके ईच एंड एवरी आंसर को रिप्लाई कर सकते हैं विद द बेसिक्स वी हैव रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ टू डाइस। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1, जिसमें लिखा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, व्हाट इज दैट ट्रेयल। जो एक्सपेरिमेंट है, जो ट्रेयल है वो ये है कि हमने 1 रुपी वाले कॉइन को 1 रुपी कॉइन टॉस्ड टॉस 3 टाइम्स, 1 रुपए वाले कॉइन को 3 बार उछालो। तो जब मैं किसी भी एक कॉइन को 3 बार उछालूंगा, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कह लीजिए, दैट विल डिपेंड अपॉन द रिजल्ट 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3, एंड देयर आर 8। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने से 8 डिफरेंट केसेस बनेंगे। एंड रिजल्ट्स आर, आउटकम्स आर, मैंने आपको सिखाया था आउटकम्स कैसे लिखने हैं। आउटकम्स आर, पहले 8 का हाफ कर दीजिए यानी कि 4। तो यू नीड टू राइट 4 हेड एंड 4 टेल हियर। दिस इज द वे टू राइट दैट 8 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। 8 का हाफ किया, 4 हेड 4 टेल। 4 का हाफ करिए, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 का भी आधा कर दीजिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। So this is the unique way, this is the proper way, this is the trick way to obtain that 8 different possible outcomes. अब हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन हमें समझ आया था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि 1 रुपए के सिक्के को 3 बार फेंका, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8 आ गए। उन 8 आउटकम्स को लिखने का ये वे हमने सीखा था। 50% ऑफ देम आर हेड, 50% ऑफ देम आर टेल, देन 8 का आधा 4 4 हो गया, फिर 2 2 हो गया, फिर 1 1 हो गया। Now it is given that Hanif wins if all the tosses give same result. कहते हैं हनीफ तभी जीतेगा जब सभी टॉस पे एक जैसा रिजल्ट आएगा। मींस या तो तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे। अगर तीनों हेड या तीनों टेल आए तो हनीफ जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ ने उस गेम को लूज कर दिया, यानी कि वो बंदा गेम हार गया। तो मैंने माना लेट ई बी द इवेंट व्हेन हनीफ लूज द गेम। ई यहाँ पे इवेंट है जब हनीफ गेम को हारेगा। तो जो मेरे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आ गए वो रह गए बेटा। कब हारना था, क्या बात की थी इन्होंने, हनीफ तब हारेगा जब 3 हेड और 3 टेल नहीं आएंगे। तो हनीफ हारेगा जब आएगा हेड हेड टेल, और इट मे बी हेड टेल हेड, इट मे बी हेड टेल टेल, क्योंकि इन्होंने कहा था सेम आएगा तो जीतेगा, अगर एक भी डिफर कर गया तो हारेगा। टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, and the last you are getting it from this part is tail tail head. So there are 6 different possible outcomes where there is a possibility कि हनीफ गेम को हार जाएगा। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रह गए,
number of favorable outcomes, that is only 6. जबकि टोटल पॉसिबल आउटकम जिन्हें हम टीपीओ भी बोल देते हैं, जस्ट टू रिमेम्बरिंग इट और यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज 8. इट मींस आउट ऑफ दैट 8 डिफरेंट सिचुएशन हनीफ जीतता अगर ये दो रिजल्ट आते, अदरवाइज हनीफ हारेगा. और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है हनीफ कब हारेगा. तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम आ गई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा, 6/8 आ गई, मींस 3/4 आ गई. तो देयर आर 3/4 पॉसिबल वेज चांस कि हनीफ उस पर्टिकुलर गेम को हारेगा. क्वेश्चन को एक बार बहुत आराम से ध्यान से प्रैक्टिकली सोचो. हमने एक सिक्का लिया, 3 बार उछाला और ऐसा करने से मुझे 8 आउटकम्स मिले. कई बार ऐसा भी हो जाता है, क्वेश्चन में लिखा होता है हमने 3 सिक्कों को एक बार उछाल दिया. 3 सिक्कों को एक बार उछालोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा. बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग 8 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स. आउट ऑफ दैट 8 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम, इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट कि हनीफ तभी गेम को जीत सकता है जब उसके तीनों हेड आए या उसके तीनों टेल आए. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हनीफ इट मींस उस गेम को हारने वाला है. और हमसे यही पूछा है कि वो गेम हारेगा कब. तो वो गेम तभी हारेगा जब उसके फेवरेबल आउटकम्स तीनों हेड और तीनों टेल नहीं होंगे. तो आफ्टर लीविंग दीज टू पर्टिकुलर केसेस हमें दिख गया कि यहाँ पे ऐसे 6 डिफरेंट केसेस थे जो हमारे इस बात को फेवर कर रहे थे. That is why the probability to get that result is 6/8, and in the end we obtain the respective answer of our question number 23 as 3/4. Now बेटा कंसिडर करें मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लिखा है a dice thrown twice. What is the probability that 5 will come up at least one and 5 will not come up either time? तो it is very very clear to us कि हमने एक डाई को 2 बार फेंका. अगर कोई कहता है एक डाई को 2 बार फेंको या कोई कह रहा है 2 डाई को एक साथ फेंको, याद रखना दोनों का मतलब एक ही है. अ डाई थ्रोज 2 टाइम्स और 2 डाइस थ्रोज 1 टाइम्स ऑलवेज गिव यू अ वेरी सेम आंसर. तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे, number of possible outcomes in the case of dice is always equal to 6 की पावर n, which means 6 की पावर 2 36 रिजल्ट्स बनेंगे. और आज जब हमने इस लेक्चर को बिगिन किया था तो यही 36 कंसेप्ट से हमने शुरू किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट दैट ऑल 36 कंसेप्ट्स वंस मोर, क्योंकि इनके बिना हम अपने आंसर को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे. तो जब भी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 2 डाइस की रोलिंग है, इट्स बेटर फॉर अस कि हम लोग पहले वहां पे इन रिजल्ट्स को बहुत जल्दी से लिख लें. तो इस तरह से मैं आपके सामने ये वो 36 डिफरेंट आउटपुट्स लिखने शुरू कर चुका हूं और होप सो आप लोगों को भी खुद आते हैं इन सबको लिखना. अब जैसे 3-2, ये 3-3, ये 3-4, ये 3-5 एंड देन दिस बिकम 3-6. फिर वी आर हैविंग 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6. Then beta we also have 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. Or in the end, when we are moving to our last row of this concept, मेरे को मिला 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. तो इस तरह से my dear student, we are again getting that 36 different possible outcomes जो हमारे को 2 डाइस को एक बार फेंकने पे या एक डाइस को 2 बार फेंकने पे मिलता है. अब हम वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हियर, एंड द फर्स्ट पार्ट इज देयर एंड द इवेंट वी हैव एज 5 विल कम एट लीस्ट वंस टाइम. तो मैंने माना लेट E be the event of getting 5 at least once in a throw of die twice. तो हमने यहाँ पे माना E एक इवेंट है जिसमें मुझे कम से कम एक बार 5 मिलेगा जब मैं एक बार 2 डाई को फेंकूंगा. तो हियर व्हेन यू थिंक अबाउट द केसेस, तो मुझे कम से कम एक बार 5 चाहिए. 5 एटलीस्ट वंस का क्या मतलब है? 5 विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार. तो व्हेन वी थिंक गो एंड डिसाइड अबाउट दैट, तो हियर वी गेट द फर्स्ट ऑप्शन. 1-5 is the one of them, 2-5 is the another of them, then
it is 3 5, then we always also have 4 5, then we also have 5 वन टाइम चाहिए, 6 5 लिख लेते हैं, पहले मैं वन टाइम 5 वाले ले रहा हूं, फिर दिस इज 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। तो ये तो वो 10 डिफरेंट रिजल्ट्स है जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है, और क्योंकि वर्ड कम से कम है तो एक से ज्यादा बार आएगा तो भी लेना है। तो व्हेन यू चेक दिस वेरी केयरफुली यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ गए जिन्हें हम एफओ बोलते हैं वो हो गए 11, जबकि टोटल पॉसिबल आउटकम तो स्टार्टिंग में कंफर्म हो गए थे 36, इसलिए जो पीई आ गया बिकॉज ऑफ दैट बेसिक फॉर्मूला है 11/36 आ गया। तो इस तरह से जो हमारे पास पहले रिजल्ट का आंसर आया वो 11/36 है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, हमने एक डाई को 2 बार फेंका था और यहाँ पे जो इवेंट था 5 आना चाहिए था कम से कम एक बार। तो ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस इन अ थ्रो ऑफ अ डाई ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंकने पे 5 कम से कम एक बार आए। तो मैंने जब ध्यान दिया तो वी कैन ऑब्जर्व दैट कि 6 केसेस तो ये थे जिसमें 5 एक या एक से ज्यादा बार आ रहा था, 4 केसेस ये थे जिसमें 5 एक बार आ रहा था, एंड 1 केसेस इज देयर। इट मींस देयर आर टोटल 11 केसेस। तो मुझे वो 11 केसेस यहाँ पे मिले जिन्हें मैंने इजीली आइडेंटिफाई करा, राइट लिख दिया और मेरे को मिल गया मेरा आंसर एज 11/36। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकंड पार्ट। When we read this second part here, it is very clear. यहाँ लिखा था 5 will come up at least once, यहाँ लिखा था 5 will not come up either time. 5 कभी नहीं आना चाहिए। तो इट मीन जो ये सेकंड इवेंट है वो जस्ट इसका अपोजिट है। तो फॉर दिस सेकंड इवेंट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नोटी। अब नोटी निकालने के लिए या उसको एक्चुअल में सोचने के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट दीज केसेस जो बच गए। 16 16 प्लस 1, तो 16 प्लस 16 प्लस 1, 16 नहीं बेटा, आई थिंक दिस इज 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24 प्लस 1 25 केसेस आर देयर। आइदर यू थिंक दैट कि इस बचे हुए केसेस की रिजल्ट 25/36 लिख दो, वरना नोटी निकाल लो। एज इट इज क्लियर दैट इवेंट का होना और इवेंट का ना होना हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसलिए इवेंट के ना होने की चांस 1 माइनस इवेंट के होने की चांस होती है, इसलिए 1 माइनस 11/36 बनेगा। When you make a simplification, you are getting your answer as 25/36. So इस तरह से my dear student, to obtain the answer of second part here, we have to work very smartly because the result of second part is very opposite to a result of first part. First and second are contradicted to each other, opposite to each other. इसलिए जो भी आंसर फर्स्ट केस में निकला था उसे 1 में से माइनस कर दिया, वी आर गेटिंग दैट रिस्पेक्टिव आंसर। और मैंने आपको सेकंड थॉट भी दिया है कि बाई चांस आप ये बात वहां पे नहीं चेक कर पा रहे हो तो सेकंड पार्ट कहता है 5 कभी भी ना आए। तो देयर आर 5 केसेस इन फर्स्ट रो, 5 केसेस इन सेकंड रो, 5 केसेस इन थर्ड रो, 5 केसेस इन फोर्थ रो एंड 5 केसेस इन लास्ट रो। दीज आर दी 5 केसेस जो अंडर द ब्लॉक नहीं लिखे हुए, वो सभी केसेस है जिसमें 5 कम से कम एक बार भी नहीं आया, यानी कि 5 कभी आया ही नहीं। तो 25/36 वैसे भी सोच सकते थे, वरना इस बेसिक फॉर्मूला से भी हम लोगों को अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया गया। ना बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 25 जिसपे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही कॉपी किया आपके लिए, पहले इसको ही चेक करके बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इट इज गिवन दैट इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो सबसे पहले लाइन से ये समझ आ गया है कि 2 सिक्कों को टॉस किया गया है, और जब भी 2 सिक्के टॉस किए जाते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं इस सिचुएशन के अंदर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर 2 मींस 4। तो मेरे पास 4 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। अगर हम उन आउटकम्स की बात कर लेते हैं तो वो आउटकम्स रहने वाले हैं यहाँ पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को पहले से ही पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम 4 है और वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब आगे इनकी बात सुन लेते हैं। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, तो इन्होंने कहा 3 पॉसिबल आउटकम है, जैसे कि 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच, यानी कि 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच। तो कह तो ये भी सही है क्या, आपको ये सोचना है और बताना है, और फिर कहते हैं इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो व्हेन वी थिंक अबाउट द कंसेप्ट हियर, अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी चाहिए दोनों हेड की,
तो योर आंसर विल बी 1/4। अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए दोनों टेल की, योर आंसर इज अगेन 1/4। और अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए वन ऑफ ईच की, तो योर आंसर विल बी 2/4 यानी कि 1/2। तो हमारे पास जो डाटा है वो ये कह रहा है कि 4 केस बनेंगे और उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4 और 2/4 आएगी। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे को तो यही बताना था करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हमने लिख दिया द गिवन आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। द गिवन आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। ये गिवन आर्ग्यूमेंट इनकरेक्ट है और आपको अपने आंसर के लिए सपोर्ट करनी है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली जो आंसर आ रहा है वो 1/3 आ रहा है। और 1/3 तब होता है जब इन तीनों केसेस की होने की चांस इक्वली लाइकली आउटकम थी। तो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज एज ऑल द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हमने लिख दिया सभी जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि हेड आ जाए तो एक चांस है, टेल आ जाए को एक चांस है, लेकिन दो कोई एक आ जाए दोनों में से तो दो चांस है। तो सिंस द गिवन आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, इसलिए इन्होंने जो कहा वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। ये कह रहे थे कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे चेक करके देखा तो वी आर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर आंसर इज 1/4, 1/4 एंड 1/2 which is not equal as they given to us in the question here। तो 1/3 आना नहीं होगा पॉसिबल, इसलिए इनकी दी गई इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत थी, इसलिए हमने मान लिख दिया द गिवन आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट। द रीजन फॉर दैट इज वेरी सिंपल यार, क्योंकि जो आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ना बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें एक बार फिर से हमें यह कंफर्म करके बताना है कि गिवन आर्गुमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और रीजन तो आपको अपनी सपोर्ट में देना ही है। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम। तो पहले हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाई थ्रोन वी नो दैट कि जो रिजल्ट भी हमें यहां से मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5 6। It means there are total number of possible outcomes। जो इसमें पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे मेरे पास इस सिचुएशन में वो 6 निकलेंगे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, ये कहते हैं सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम है, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज हाफ। तो व्हाट यू नीड टू कंसीडर हियर, यू हैव टू कंसीडर टू इवेंट। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ई एक इवेंट है जिसमें हमें ऑड नंबर मिलेगा। तो यहां जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1 3 एंड 5। फेवरेबल आउटकम्स आ गए 3, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए 6, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई बिकॉज ऑफ दैट बेसिक फॉर्मूला दैट इज 3/6 हाफ। तो ऐसा लग तो रहा है कि हमारा आंसर उनके आंसर से मैच हो रहा है, क्योंकि हमारे ऑड आउटकम की प्रोबेबिलिटी भी हाफ आई है। लेकिन इससे पहले एक बात और थी, इन्होंने कहा था सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो मैंने देखो इवन नंबर को माना, उसका रिजल्ट निकाल लिया। अब मैंने माना लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इस बार जो फेवरेबल आउटकम्स मेरी लिस्ट में आने वाले हैं वो आने वाले 2 4 6, और जहां जो प्रोबेबिलिटी निकलने वाली है वो निकलने वाली है एक बार फिर से फेवरेबल आउटकम्स 3 है, टीपीओ तो 6 ही रहेगा टोटल पॉसिबल आउटकम, तो दिस इज आल्सो हाफ। देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है दोनों हाफ हाफ आ गई है। हेंस बोथ ऑफ द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इससे हमें बहुत इजीली ये कंफर्म हो गया, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आना ये कंफर्म करती है, श्योर करती है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है। यानी कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर दो ही पॉसिबल सिचुएशंस बनती है, क्योंकि जब भी कभी दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाती है और उन सबका सम 1 भी आ जाता है, एंड व्हेन यू हैव द सम ऑफ इट आल्सो, अगर मैं इनका सम निकालूंगा तो हाफ प्लस हाफ ये भी 1 आ जाएगा। तो ये फाइनलाइज करेगा, ये कंफर्म करेगा कि दोनों ही इवेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और यहां पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। हेंस द गिवन
आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास है वो करेक्ट है, क्योंकि जो कुछ हमने परफॉर्म किया, जो कुछ हमने कैलकुलेट किया, वो भी इन्हीं की तरह सेम आंसर शो कर रहा था, और हमारे पास भी सिर्फ लिस्ट में दो ही तरह के नंबर हो रहे थे, आइदर इवन और ओड। तो जब मैं एक डाई को रोल करूंगा तो दो ही पॉसिबल आउटकम बन के आ रहे हैं, या तो वो नंबर इवन है या वो नंबर ओड है, और उन दोनों की प्रोबेबिलिटी या उसमें से ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हाफ आ रही है। दैट इज वाई वी आर सिंपली से दैट कि दिस इज द वन ऑफ द करेक्ट आर्ग्यूमेंट वी हैव इन द क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट सेकेंड। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं वन ऑफ द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय। कहते हैं एक फैमिली में 3 बच्चे थे और हमारे को बताना है कि कम से कम एक लड़का हो, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। प्लीज रिमेंबर दैट जो इसमें टफ पार्ट है वो ये है कि हमारे पास वो केसेस कितने बनेंगे, वो 3 बच्चे उस फैमिली में किस डायमेंशंस में हो सकते हैं, लाइक बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, इस तरह से हमारे को प्लान करना पड़ेगा। तो प्लीज रिमेंबर दैट जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, देखो एक बात आप जरा ध्यान से सुन लो, आप इवन कान खोल के सुन लो, लिख लेना कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर सिर्फ दो ही केसेस होते हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। जैसे हमने कॉइन के केस में किया था, टॉस करने पे हमने कहा हेड और टेल आता है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज थी वहां पे। तो जिस भी क्वेश्चन में दो ही पॉसिबिलिटीज होगी, चाहे वो सिक्का उछालने की बात हो, चाहे वो बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो, चाहे वो हमारे पास ट्रू और फोल्स टाइप का क्वेश्चन हो, राइट और रॉन्ग की इंफॉर्मेशन हो, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव बल्ब की बात हो रही हो, अगर वहां पे सिर्फ एक कंडीशन की दो ही पॉसिबल आउटकम आते हैं, तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। और इस सिचुएशन में 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटकम्स मिलने वाले हैं। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 8 आउटकम्स आर देयर। नाउ वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज दैट 8 आउटकम। किसी तरह से मुझे ये पता चल जाए वो 8 आउटकम कौन से है। और जब भी कभी ऐसा होता है ना, जो दो ही बातों में वर्क कर रहे होते हैं, तो जैसे मैंने आपको सिचुएशन हेड एंड टेल के लिए कॉइन्स को लिखने के लिए आउटकम्स लिखने के तरीके बताए थे, बिल्कुल वैसे ही जा सकते हैं आप। तो आउटकम्स आर, बस फर्क इतना है वहां जहां हम हेड और टेल लिख रहे हैं, इसमें हम बॉयज एंड गर्ल्स लिख लेंगे, बॉय बॉय बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल। तो दिस इज द वे। तो यहाँ पे आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1। दिस इंडिकेट अ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ फैमिली। देन उसके बाद 4 बॉय 4 गर्ल आ गई, अब 2 बॉयज 2 गर्ल्स, फिर से 2 बॉयज 2 गर्ल्स, फिर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। तो इस तरह से मैंने वैसे ही वो 8 डिफरेंट आउटकम रिप्रेजेंट कर दिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिसमें आप लोग इजिली ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस तरह से उसमें ये डिफरेंस बना हुआ है। आप इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए समझिए ध्यान से। जो फर्स्ट नंबर ऑफ चाइल्ड है दैट इज नोन टू बी एल्डेस्ट वन, सबसे बड़ा वही है। थर्ड नंबर वाला चाइल्ड इज द यंगेस्ट वन, सबसे छोटा वही है। और जो मिडल वन इज द जो उन दोनों के बीच की एज का है। तो इट मींस जो पहली सिचुएशन बन रही है वो बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 है, यानी कि तीनों बॉय हो गए, 2 बॉय 1 गर्ल होगी, बड़ा भाई बीच वाली बहन, फिर छोटा भाई होगा, एंड सो ऑन। 8 पॉसिबल आउटकम्स बन गए। तो क्या ये आउटकम्स लिखने समझ आ गए? 4 बार बॉयज 4 बार गर्ल, 2 बार बॉयज 2 बार गर्ल, 2 बार बॉयज 2 बार गर्ल, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। वी आर गेटिंग 8 पॉसिबल आउटकम। अब बात करते हैं अपने इवेंट की। लेट इवेंट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, किसके लिए चाह रहे हैं हम लोग? ऑफ गेटिंग या ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन बॉय। ये जो इवेंट है उसमें कम से कम एक लड़का होना चाहिए। अगर मैं कम से कम एक लड़के की बात कर रहा हूं तो जो बॉयज का काउंट है वो एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इट मींस पहले मैं एक लड़के वाले सारे काउंट लिख लेता हूं जिसमें एक ही लड़का होगा, B1 G2 G3। आप 1 2 3 नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है, पहले वाला बॉय दूसरी गर्ल तीसरी गर्ल। फिर बेटा इसके बाद एक लड़के वाला आएगा G1 B2 G3, फिर उसके बाद आएगा मेरे पास G1 G2 G3 B3। ये तो 3 केसेस हो गए जिसमें एक लड़का था।
फिर उसके बाद क्योंकि एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो अगर ये कम से कम है तो मींस मेरे को एक या एक से ज्यादा के लिए जाना है। अब मैं उन सिचुएशंस को लेता हूं जिसमें दो लड़के हैं, B1 B2 G3, फिर उसके बाद B1 G2 B3, फिर उसके बाद G1 B2 B3। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट we are getting the result of three more situation and in the end we are also need to consider all that condition जिसमें तीनों लड़के हैं। तो here we are observe that कि जो फेवरेबल आउटकम आ गए वो 7 आ गए। अगर आप जल्दी से सोचना चाह रहे हो तो तीनों गर्ल्स को छोड़ दो, क्योंकि जहां मैंने तीनों गर्ल्स वाली सिचुएशन को छोड़ दिया, मेरे पास जो रिमेनिंग 7 सिचुएशंस बनी थी वो ही सिचुएशन थी जिसमें लड़के कम से कम एक था। तो फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 8, required probability with the help of that formula is 7/8. So my dear student, we get the result of our first question of previous year as 7/8 because out of that 8 different possible outcomes we can easily observe that कि उसमें कम से कम एक लड़का हो, ऐसे 7 केसेस है। इसलिए जो मेरे को पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 का आंसर मिला वो मिला इसमें 7/8। Now we are moving to another question of our previous year. This is the one of the CBSE question 2018. Please remember this and now consider the question very carefully. An integer is chosen at random between 1 and 2. तो हमने क्या करा, एक इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव बात हो रही है, 1 से बड़ा 100 से छोटा, इज चूजन बिटवीन 1 to 100। अगर ये वर्ड बिटवीन आ गया है तो दिस विल इंडिकेट टू अस दैट ना तो 1 लेना है ना ही 100 लेना है। तो इट मींस वो जो नंबर आ गए वो आ गए 2 3 4 5 6 7 रनिंग अप टू 99। So these are the total number, or when you need to count them, the total number of possible outcomes जिसे हम TPO बोल देते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए। देखो मुझे पता है 1 से 100 तक 100 नंबर होते हैं, 1 छोड़ा 100 छोड़ा तो दे आर जस्ट 98। तो मेरे पास 98 टोटल नंबर है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और अब मेरे पास जो पहला केस है वो है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। तो लेट E be the event of getting an integer which is divisible by 8। मेरे को वो इवेंट लेना है जो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मूविंग अप टू 99 यू नीड टू थिंक दैट लिस्ट ऑफ द नंबर, लिस्ट ढूंढो कौन सी लिस्ट है उन नंबर की जो 8 से डिवाइड होते हैं। इन जनरल तुम्हें 8 का टेबल आना चाहिए। तो हियर इट इज नोन दैट 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 and 96। So this is the particular list of the numbers जो सब 8 से डिवाइड होते हैं, और जिन्हें AP आती है वो ट्रिक से भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, लास्ट टर्म 96 है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला ऑफ AP हम निकाल सकते हैं कितने हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दे आर 12 इन नंबर। तो जो फेवरेबल आउटकम आ गए वो 12, टोटल पॉसिबल आउटकम पहले से ही थे 98। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई इस सिचुएशन की ए की वो आ गई FO अपॉन TPO 12 अपॉन 98 रिड्यूस इट इज 6 अपॉन 49 जो इसका रिस्पेक्टिव आंसर है। तो मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ प्रीवियस ईयर 2018 का आंसर मिला, अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है यार। द पॉइंट टू बी रिमेंबर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली दैट अगर बच्चा कंफ्यूज होता है वो सिर्फ इसमें होता है 1 और 100 को लेना है या नहीं। तो एज वेरी वेरी क्लियर है कि जो नंबर हमें चूज करना है वो बिटवीन 1 एंड 100 है। इट मीन 1 और 100 दोनों को इंक्लूड नहीं करना। मेरे पास सिर्फ 98 नंबर की लिस्ट आई, उसमें से जो 8 से डिवाइड हो रहे थे वो 12 थे, और हियर वी हैव द आंसर। Now when you think about the second situation, it is given that it is not divisible by 8. Now you are going to simplify the result which is just opposite of first one. So when you think about this part, so we have to go for naughty. तो जब भी कभी ऐसी सेकंड सिचुएशन आए जो फर्स्ट सिचुएशन के जस्ट अपोजिट है, उल्टी है, तो हम इसको कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉटी इज ऑलवेज 1। इसलिए जब हम यहाँ पे नॉटी को प्लान करेंगे तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी, 1 माइनस 6/49 होगा। टेक द एलसीएम, 49 माइनस 6/49 आएगा, जिसकी रिडक्शन मुझे देगी 43/49। तो इट मींस 43/49 इज द रिजल्ट, इज द चांस, इज द वे जब हमारे पास वो नंबर सिलेक्ट हो गए आउट ऑफ 2 to 99 जो कभी भी 8 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन सेकंड था उसका जो सेकंड हाफ था वो जस्ट फर्स्ट के अपोजिट था, इसलिए मैंने वहां पे 1 माइनस पीई का कंसेप्ट लगाया और सॉल्व करके अपने आंसर को जनरेट कर लिया। तो पहला क्वेश्चन एज कंपेयर टू सेकंड थोड़ा सा ट्रिकी और बेटर था, इसलिए इसको ज्यादा फोकस करना। और इसमें एक बात याद रखना कि टोटल पॉसिबल आउटकम हमेशा 2 की पावर n ले सकते हैं अगर गिवन इवेंट के अंदर, गिवन एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ 2 ही रिस्पेक्टिव पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरह से बेटा आज हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 को कंप्लीट किया और एज वेल एज उसके बाद मैंने 2 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करे। उम्मीद है सब कुछ बहुत सिंपल और इजी था, आपको इजीली क्लियर हो गया होगा।